नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जहाज नंबर 302 पार्ट 12। देवराज चौहान और जगमोहन के हाथ में साइलेंसर लगी रिवॉल्वरें थी। उन्होंने वो छोटी सी गैलरी पार की और 3 सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़े। 5 फीट दीवार के पार ड्राइंग हॉल था। देवराज चौहान आगे था। दीवार के कोने तक पहुंचते ही वो ठिठका। जगमोहन भी रुक गया। उनके कानों में स्पष्ट तौर पर ब्रूटा और वैशाली की आवाजें पड़ रही थी। वो बातें सुनने लगे। कुछ देर बाद उनकी बातें समाप्त हुई। वे समझ गए कि बातों के दौरान वे डिनर ले रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें मिली। ब्रूटा ने मलानी को कैद कर लिया है, देवराज चौहान बोला। अनीता गोस्वामी भी ब्रूटा की कैद में है। हाथ लग गई होगी अनीता गोस्वामी, जगमोहन बोला। अब ये मलानी की जान लेने जा रहा है, देवराज चौहान ने भिजे होठों से कहा। हम कुछ नहीं कर सकते उसे। अगर मलानी हमारे हाथ लग जाए तो यहाँ के हालातों पर काबू पाने में बहुत आसानी होगी, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। लेकिन वो ब्रूटा की कैद में है और कहाँ है हमें नहीं मालूम। ना ही यह पता है कि यहाँ कितने आदमी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में हमें ब्रूटा के बेडरूम में चलना चाहिए, जहां 50 करोड़ डॉलर मौजूद। इस तरह 50 करोड़ डॉलर पर हाथ नहीं डाला जा सकता, देवराज चौहान ने उसकी बात काटी। पहले हमें बेडरूम से समंदर तक जाने वाला रास्ता जानना है कि वो किधर से निकलता है। इतनी बड़ी रकम को लेकर वहीं से निकलकर जहाज को छोड़ा जाए तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान भीतर से उठने वाली आवाज़ों पर लग गया। डिनर समाप्त करके वो दोनों हॉल से जा रहे हैं, देवराज चौहान फुसफुसाया। ब्रूटा और वैशाली के कदमों की आहटें उनके कानों में पड़ी और फिर आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई। अब वहां हर तरफ चुप्पी और खामोशी का माहौल था। आओ, एक जगह है जहां से हम जान सकते हैं कि मलानी और अनीता गोस्वामी कहाँ है, देवराज चौहान बोला। कौन सी जगह? कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में जो लोग ड्यूटी पर हैं वो अवश्य जानते होंगे कि उन्हें कहाँ कैद कर रखा है। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा और हॉल में कदम रखा। हॉल खाली था। डाइनिंग टेबल पर खाने का सामान मौजूद था। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान उस तरफ बढ़ गया जिधर कंट्रोल रूम था। जगमोहन सावधानी से देवराज चौहान के पीछे था। कमाल है, आधा घंटा होने को आ रहा है और तीनों स्क्रीनों पर कोई भी नजर नहीं आया, कंट्रोल रूम में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने उलझन भरे स्वर में कहा। बेडरूम में मीटिंग हो रही होगी। ऐसी भी क्या मीटिंग कि सारे ब्रूटा साहब के बेडरूम में चले जाएं और एक भी बाहर ना निकले। वैसे भी ब्रूटा साहब मीटिंग हॉल में करते हैं, अपने बेडरूम में नहीं। कोई खास मीटिंग होगी जो। तभी एकाएक तीनों स्क्रीनों पर से सारे दृश्य गायब हो गए। दोनों व्यक्ति भारी तौर पर हैरत में पड़ गए। यह क्या हुआ? मेरी बात मान, निगरानी के सिस्टम में कहीं गड़बड़ हो चुकी है, तभी हमें स्क्रीनों पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे। जो नजर आ रहा था वो भी बंद हो गया। अब से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब तो हो गया, वो उठते हुए बोला। मैं बाहर देख कर आता हूँ। बाहर क्या देखेगा? कुछ। तभी स्क्रीनों पर पुनः दृश्य नजर आने लगे। स्क्रीनों पर कुछ नजर न आने की वजह थी केबिन में बैठे सोहनलाल द्वारा कैसेट का बदले जाना। सिस्टम में जो गड़बड़ हुई थी वो ठीक हो गई, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति बोला। खड़े हो चुके व्यक्ति की निगाह भी स्क्रीनों पर थी। लेकिन हमें कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं देखकर आता हूँ, उसने फैसले वाले स्वर में कहा। लगा ले चक्कर, वहम का कोई इलाज नहीं, वो लापरवाही से कह उठा। खड़ा हुआ व्यक्ति जो ही दरवाजे की तरफ पलटा, ठिठक कर रह गया। चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। मुंह खुला का खुला रह गया। आंखों में अविश्वास नाचा। दरवाजे पर देवराज चौहान और जगमोहन साइलेंसर लगी रिवॉल्वरें थामे खड़े थे। कौन कौन हो तुम? उसके होठों से अजीब सा स्वर निकला। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अपने साथी के मुंह से यह शब्द सुनते ही फौरन घूमा। डोंट मूव, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। कोई भी हरकत नहीं करेगा, कोई भी बटन दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। हमारे हाथों में साइलेंसर लगी रिवॉल्वरें हैं। देवराज चौहान के शब्दों पर दोनों बुत की तरह बन गए। अपने अपने दोनों हाथ सिरों के ऊपर रख लो। दोनों ने फौरन अपने हाथों को सिरों पर रख लिया।
वे अभी तक हैरान थे। दरवाजा बंद करो, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। जगमोहन ने कंट्रोल रूम का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। कौन हो तुम लोग? एक ने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए कहा। भीतर कैसे आए? उसी दरवाजे से जहां से सब भीतर आते हैं, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। ये नहीं हो सकता, दूसरा पक्के स्वर में कह उठा। क्यों? हम यहाँ से आने जाने वालों को देख रहे हैं। काफी देर से कोई भीतर नहीं आया, बाहर नहीं गया। देवराज चौहान ने स्क्रीन पर निगाह मारी और फिर उन्हें देखा। तुम लोग स्क्रीन पर जो कैसेट देख रहे हो वो तब की है जब जहाज मुंबई बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा था, खाली था। इसी वजह से तुम लोगों को कोई भी नजर नहीं आ रहा। असंभव, ये कैसे हो सकता है? उसके होठों से निकला। इस कैमरे की तारों का जो जाल लेंसों के साथ फैला रखा है, उन तारों में एक तार का कनेक्शन देकर, अपने वीसीआर पर पुरानी वाली कैसेट चलाकर। हमारी तार में कनेक्शन कैसे दिया जा सकता है? उसके चेहरे पर अजीब से भाव छाए हुए थे। मैं यहाँ तुम्हारी बातों का जवाब देने नहीं आया, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मरना चाहते हो? नहीं, एक ने जल्दी से कहा। तो मेरी बातों का सही सही जवाब देना, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। दोनों खामोश रहे। ब्रूटा ने मलानी और अनीता गोस्वामी को कहाँ कैद कर रखा है? दोनों ने एक दूसरे को देखा। मलानी को कैद? एक ने हैरानगी दिखानी चाहिए। अगर मरना है तो चालाकी वाली बात करना, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मैं तुमसे जो भी बात पूछ रहा हूँ उसकी मुझे पक्के तौर पर खबर है, यह बात याद रखना। गोली मारो इन्हें, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। किसी और से मालूम कर लेंगे। हमें मत मारना, बताते हैं। बताओ, जगमोहन ने पूर्वता स्वर में कहा। रुको, देवराज चौहान बोला। तुम दोनों घूमो, हमारी तरफ पीठ करो। दोनों तुरंत घूम गए। देवराज चौहान ने एक की कनपट्टी पर रिवॉल्वर के दस्ते से वार किया तो वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। देवराज चौहान ने दूसरे की जेब की तलाशी लेकर रिवॉल्वर निकाली और दूर फेंक दी। घूमो। वो घूमा। अब उसकी आंखों में डर था। तुम हमारे साथ चलकर बताओगे कि मलानी और अनीता गोस्वामी कहाँ है? देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में बोला। रास्ते में तुमने कहीं भी गड़बड़ की तो हम तुम्हें फौरन शूट कर देंगे। वो सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। यहाँ पर कितने आदमी हैं? देवराज चौहान ने पूछा। 15-20 होंगे। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। कहते उसने नीचे पड़े अपने साथी पर नजर मारी, जो बेहोश था। यह जिंदा है या? जिंदा है, तुम अपनी सोचो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहते हुए उसे घूरा। 15-20 में कितने गनमैन हैं और कितने बाकी का काम करने वाले? 12-15 गन वाले हैं, वो जल्दी से बोला। ब्रूटा के साथ और कौन है यहाँ? मैडम वैशाली। चलो, हमें मलानी के पास ले चलो, देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने सिटकनी हटाई और दरवाजा खोल दिया। रास्ते में ब्रूटा साहब के गनमैन, उन्हें हम देख लेंगे। वो घबराए ढंग में दरवाजे की तरफ बढ़ा। दाएं बाएं देवराज चौहान और जगमोहन हो गए। ब्रूटा हॉल में नहीं है, देवराज चौहान बोला। इस वक्त कहाँ होगा? कह नहीं सकता। सोच तो सकते हो, देवराज चौहान दांत भींचकर कह उठा। अपने बेडरूम में या कि मलानी के पास? मलानी के पास क्यों? शाम को मलानी को कैद करते वक्त वो रात को उसकी जान लेने को कह रहा था। इस वक्त वो तीनों एक तंग रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने से एक गनमैन आ गया। यह सब देखते ही उसने कंधे से उतारकर गन हाथ में लेनी चाहिए। तभी देवराज चौहान की रिवॉल्वर से गोली निकली और उसकी गर्दन को पार कर गई। वह पास की दीवार से टकराकर नीचे लुढ़कता चला गया। यह देखकर उस व्यक्ति का चेहरा फक पड़ गया। अगर तुमने कोई शरारत की तो तब भी इसी तरह गोली चलने की आवाज नहीं आएगी। जवाब में वो सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। कितनी दूर जाना है? जगमोहन ने पूछा। थोड़ा सा आगे, उस तरफ केबिन है, वहीं दोनों कैद है। बाहर पहरा भी है, उसने सूखे स्वर में कहा। मुझे ज्यादा आगे मत ले जाना, वो गोली चलाएंगे तो मुझे भी लग सकती है। वो चलते रहे, सावधान रहे, कोई कुछ नहीं बोला। वो रास्ता समाप्त होते ही आगे 3 फीट चौड़ी गैलरी थी, जिसके दोनों तरफ केबिन थे। सब केबिनों के दरवाजे बंद थे। 5 केबिन बाईं तरफ थे
और 5 दाईं तरफ। यही है वो केबिन जिनमें मलानी और अनीता गोस्वामी बंद है। वो धीमे से डरे स्वर में बोला। तुमने तो बोला था कि केबिन के बाहर पहरा है। देवराज चौहान ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता, जो है तुम्हारे सामने है, उसने जल्दी से कहा। अब मुझे जाने दो। अगले ही पल देवराज चौहान का हाथ उठा और रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर पड़ी। उसके होठों से मध्यम सी कराह निकली। घुटने मुड़ते चले गए और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। चोट मारने की वजह से रिवॉल्वर पर लगा साइलेंसर हिल गया था। उसे ठीक करके देवराज चौहान बोला, तुम उस तरफ के केबिनों पर निगाह मारो, मैं इधर के देखता हूँ, सावधानी से। दोनों ने सब केबिनों के दरवाजे खोलकर देखे, परंतु वहां न तो मलानी था और न ही अनीता गोस्वामी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यह झूठ बोलकर हमें यहाँ लाया है, जगमोहन कह उठा। यह झूठ बोलने की स्थिति में नहीं था, देवराज चौहान ने सोच भरे सुर में कहा। कंट्रोल रूम का सिस्टम बिगड़ने तक वे लोग यहीं होंगे। जब सिस्टम बिगड़ा तो ये न जान सका कि उन्हें यहाँ से निकाल लिया गया है। मलानी हमारे साथ मिल जाए तो हमारी कई दिक्कतें दूर हो सकती हैं। क्या जरूरी है कि मलानी हमारा साथ दे? वह देगा, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसे हमारी जरूरत है। आओ आगे चलते हैं। जैसे भी हो, अब हमें खुद ही उन्हें ढूंढना होगा। कहने के साथ देवराज चौहान आगे बढ़ गया। जगमोहन ने एक निगाह पीछे मारी, फिर आगे बढ़ने लगा। केबिनों के समाप्त होने पर मोड़ था। मोड़ मुड़ते ही वे ठिठके। पास ही कमरा था, वहां से बातों की आवाजें आ रही थी। दोनों दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचे। भीतर से दबे स्वर में 2 व्यक्तियों की आवाजें आ रही थी और बातों का मुद्दा मलानी ही था। और भी मौजूद हो सकते हैं जो खामोशी से बैठे हों, बातें न कर रहे हों। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। इशारा हुआ। देवराज चौहान ने दरवाजे के हैंडल पर दबाव डाला और फुर्ती के साथ भीतर प्रवेश कर गया। खबरदार, जो जैसे हैं वैसे ही रहे। भीतर 2 ही आदमी थे। ये सब होता पाकर वो जड़ हो गए थे। जगमोहन ने दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी थी। देवराज चौहान एक ही निगाह में पहचान गया कि ये दोनों गनमैन नहीं हैं। कौन हो तुम लोग? एक ने भय से भरे स्वर में पूछा। बोलो। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। तुम लोग कौन हो? हम खाना बनाने वाले हैं। और मलानी की क्या बातें हो रही थी? देवराज चौहान ने पहले जैसे स्वर में पूछा। दोनों चुप। जवाब दो, मैंने बाहर से सब बातें सुनी हैं। मलानी साहब की जान ली जा रही है, एक ने धीमे स्वर में कहा। ब्रूटा साहब उसे मार रहे हैं। इस वक्त कहाँ है मलानी? दोनों ने एक दूसरे को देखा। मेरे सवालों का जवाब दो फौरन, वरना। देवराज चौहान के दांत भिज गए। वो सब गेम्स रूम में है। गेम्स रूम किस तरफ है? इस दरवाजे के बाहर जो रास्ता सीधा जाता है वो गेम्स रूम के दरवाजे पर जाकर ही खत्म होता है, दूसरे ने जल्दी से कहा। कुछ देर पहले ही मलानी और एक लड़की को वहां ले जाया गया है। देवराज चौहान के इशारे पर जगमोहन ने दोनों को बेहोश किया और फिर बाहर निकलकर आगे बढ़े। यह मलानी का आखिरी वक्त है, जगमोहन बोला। हाँ, ब्रूटा उसे खत्म करने में लगा होगा। दोनों तेजी से आगे बढ़ते रहे। वह बहुत बड़ा हॉल था जिसे कई हिस्सों में बांटा गया था। कहीं टेनिस टेबल थी तो बैडमिंटन खेलने के लिए नेट लगा था। किसी तरफ क्रिकेट खेलने का इंतजाम था तो कहीं कैरम बोर्ड या शतरंज की टेबलें लगी हुई थी। और भी जाने क्या क्या इंतजाम था खेलने का। ये ब्रूटा का गेम्स हॉल था। जब कोई काम ना होता तो वो खेलने आ जाता। अक्सर मलानी के साथ ही खेलता था, क्योंकि मलानी को वह खेलने में बराबर का साथी मानता था। लेकिन इस वक्त मलानी की स्थिति बुरी थी। उसी कुर्सी पर बिठाकर उसकी बाहें पीछे करके कलाइयां सख्ती से बांध रखी थी। मलानी का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था और वहां गुस्सा नाच रहा था। वह जानता था कि अब उसकी जान ली जाएगी, परंतु आंखों में खौफ की जगह सुलगन नाच रही थी। ब्रूटा उससे 10 कदम दूर उसे देखता कश लगाता कड़वी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। वैशाली अलग हटकर कुर्सी पर बैठी थी, चेहरे पर गंभीरता थी। अनीता गोस्वामी को भी एक कुर्सी पर बांध रखा था, परंतु वो डरी हुई सहमी हुई थी। वहां करीब 8 हथियारबंद आदमी मौजूद थे। मलानी, ब्रूटा ने कश लिया। इस जगह पर हमने बहुत खेल खेले, सालों से खेलते आ रहे हैं।
सोचा क्यों ना मौत का खेल भी यहीं खेला जाए। मलानी दांत पीसकर रह गया। ब्रूटा ने गर्दन घुमाकर अनीता गोस्वामी को देखा। क्यों, कैसा लग रहा है तेरे को? देखा, तेरी गलती की वजह से तेरा आशिक मरने जा रहा है। मान गए, प्यार हो तो ऐसा, लेकिन मलानी के मरने के बाद तेरा क्या होगा? कहकर ब्रूटा हंसा। फिक्र मत कर, तू अब मेरी सेवा किया करेगी। मुझे भी प्यार करना आता है। मैं मलानी से बढ़िया करूंगा। कह ही नहीं रहा, देखना, साबित करके भी दिखाऊंगा। बकवास मत कर ब्रूटा। मलानी गुर्रा उठा। ब्रूटा ने हंसकर मलानी को देखा। वैसे तो ब्रूटा साहब करता था, अब ब्रूटा बोलता है। बोल ले, तू मरने जा रहा है। ऐसे में मैं तेरी बात का बुरा मानूंगा तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। अब तेरे को नई बात बताता हूँ। मैं सीधे सीधे तेरे को नहीं मारूंगा, ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। हौले हौले, खेल खेल में जरा जरा करके तेरी जान लूंगा, ताकि तेरे को मरने का एहसास होता रहे और मुझे मारे जाने का। वैसे ऐसी मौत को कुत्ते की मौत मरना कहते हैं, और जो किस्मत वालों को ही नसीब होती है। ब्रूटा, तेरे को शर्म आनी चाहिए। ये बात करते हुए मलानी नफरत भरे स्वर में कह उठा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तेरे को मेरी जान लेनी पड़े। अगर कुछ हुआ है तो अनजाने में हुआ होगा, जिसे कि भूला भी जा सकता है। तुम मेरे साथ जो करने जा रहे हो वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं। तेरी बात मान लेता हूँ, ठीक नहीं, लेकिन अब तेरा क्या करूं? गांठ तो पड़ ही गई है, जो कि खुलने वाली नहीं। ब्रूटा हंसकर बोला, तेरे को छोड़ा तो कल को तू मेरा गला काट देगा। नहीं भाई, मैं सांप नहीं पालता। मलानी खा जाने वाली निगाहों से उसे देखता रहा। ब्रूटा के चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान नाच रही थी। वो उठा और चंद कदमों पर स्थित टेबल की तरफ बढ़ गया। वैशाली ने बेचैनी से पहलू बदला। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। सांसों की आवाज के अलावा ब्रूटा के कदमों की आहट गूंज रही थी। वो टेबल के पास पहुंचकर रुका तो अनीता गोस्वामी कह उठी, मलानी। स्वर में भय था। ये सब रुक नहीं सकता। मलानी के कुछ कहने से पहले ही ब्रूटा जहरीले स्वर में कह उठा, उससे क्या पूछती है? समझ, वो तो मर गया। मेरे से बात कर, अब मैं ही तेरा सब कुछ। ब्रूटा! मलानी गुस्से से बंधनों में कसमसा उठा। तकलीफ होती है सुनकर? ब्रूटा कहर भरे ढंग में मुस्कुराया। चिल्ला, और जोर से चिल्ला। ब्रूटा! अनीता गोस्वामी यक्के टूटे स्वर में कह उठी, भूल जाओ सब कुछ। यह बातें यहीं खत्म कर दो। तुम मुझे अपनी बनाना चाहते हो, मैं तैयार हूं। जो कहोगे वही करूंगी। मलानी को छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? ब्रूटा ने टेबल पर रखी पिस्तौल उठाई। तू तो इसके मरने के बाद भी मेरी है। किस्मत वाला है मलानी। लोगों को मरने के बाद थोड़ी सी जमीन भी नहीं मिलती, और मैं इसके शरीर को सारा का सारा समंदर दूंगा। जहां मन करेगा वहीं इसकी हड्डियों का कंकाल घूमेगा, क्योंकि इसका मांस तो मछलियां खा लेंगी। ये तो मरने के बाद भी दूसरों का पेट भरेगा। उस पिस्तौल को लिए ब्रूटा वापस कुर्सी पर आ बैठा। मलानी को देखा। मलानी मौत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। आंखें फाड़ के मत देख, मैं डरने वाला नहीं। ब्रूटा मीठे अंदाज में मुस्कुराया। इस पिस्तौल को तो पहचानता है ना? इसमें 100 के करीब तीखे पिन भरे रहते हैं, निशाना लगाने के काम आते हैं। और तू इस पिस्तौल से निशाना लगाने में मुझसे हमेशा जीतता रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं निशाना लगाऊंगा। पक्का रहा, जीत मेरी ही होगी, क्योंकि निशाना लगाने वाला भी मैं, फैसला देने वाला भी मैं। कुत्ता है तू। अब मुझे तेरी परवाह नहीं कि तू क्या बोलता है, ब्रूटा ने कड़वे स्वर में कहा, और पिस्तौल वाला हाथ सीधा करके ट्रिगर दबा दिया। कोई आवाज नहीं हुई। अगले ही पल मलानी का शरीर जोरों से कांपा। पिस्तौल की नाल से निकलने वाली पिन उसके कंधे में जा धंसी थी। पीड़ा के कारण उसने सख्ती से दांत भींच लिए। ये तो एक है, 100 की 100 पिन तेरे शरीर में उतारूंगा। फिक्र मत कर, इससे तू मरेगा नहीं। ये तो मजे ले रहा हूं, और तुझे भी दे रहा हूं। कहने के साथ ब्रूटा ने पुनः ट्रिगर दबाया। पिन दूसरे कंधे में जा धंसी। कितना मजा आता है मलानी, जब तेरे जैसा कमीना इंसान मैंने कभी नहीं देखा। 15 सालों से तेरे लिए जान की बाजियां लगाता रहा हूं। मलानी गुर्रा उठा। अब तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरे सिर पर रिवॉल्वर रख,
और ट्रिगर दबा दे। मैं? नहीं मलानी, नहीं। ब्रूटा ने मुंह बनाकर सिर हिलाया। ये गेम्स रूम है, यहाँ खेल खेला जाता है। गेंद को हाथ से उठाकर होल में डालना है तो फिर गेम्स रूम का क्या फायदा? खेल में हेरा फेरी तो होनी ही नहीं चाहिए। मजा नहीं ना आता खेल का। तू तो खेल के कायदे कानून से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। तू तो मुझे समझाता था, अब क्या मैं समझाऊं तेरे को? मलानी दांत पीसकर रह गया। ब्रूटा ने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया, ट्रिगर दबाया। एक और पिन नाल से निकलकर कंधे में जा धंसी। मलानी के जिस्म में पीड़ा की तीव्र लहर उठी। ब्रूटा हंस पड़ा। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। अनीता गोस्वामी चीख उठी। इंसान समझो या जानवर, जो हूं जैसा हूं अब तेरा ही हूं। कहने के साथ ही ब्रूटा ठठाकर हंस पड़ा। वैशाली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मलानी, ये खेल, मौत का खेल पूरी रात चलेगा। आज की रात मुझे नींद आने वाली नहीं, क्योंकि मैं अपने सबसे बढ़िया आदमी की जान अपने हाथों से ले रहा हूं, तो धोखेबाजी नहीं कर सकता। जितनी देर तक हो सकेगा तेरी सांसों को सलामत रखने की कोशिश करूंगा। तेरे से बड़ा हरामजादा मैंने कभी नहीं देखा। मलानी पागलों की तरह दहाड़ उठा। फिर तो तेरे को खुशी होनी चाहिए कि मरने से पहले तू दुनिया में सब कुछ देखकर जा रहा है। कोई हसरत तेरे मन में बाकी नहीं रही। ब्रूटा दरिंदगी भरे अंदाज में मुस्कुराया। एक हसरत है बाकी, दांत भींचकर बोला मलानी। वह भी बोल। तेरे को अपने हाथों से नहीं मार सका कुत्ते। मैं? ये हसरत भी पूरी हो सकती है। ब्रूटा गहरी सांस लेकर कह उठा। लेकिन इसके लिए मरने के बाद तेरे को दोबारा जन्म लेना होगा। कहने के साथ ही ब्रूटा ने पिस्तौल सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गेम्स हॉल का दरवाजा जरा सा खुला था। झिर्री में से देवराज चौहान और जगमोहन ने भीतर का सारा हाल देखा और फिर वहां से हटकर एक तरफ ओट में हो गए। कोई भी आ सकता था। ज्यादा देर खुले में रहना ठीक नहीं था। भीतर की आवाजें अब उन तक नहीं आ रही थी। ब्रूटा तो मलानी को मारने की तैयारी में है, जगमोहन बोला। हाँ, देवराज चौहान के होठ पिचे हुए थे। हमारा ज्यादा देर रुके रहना ठीक नहीं। ब्रूटा मलानी के हाथ पांव भी तोड़ सकता है। ऐसे में हम मलानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अंदर चलो और वहां मौजूद गन मैनों को निशाना बनाना शुरू कर दो, वरना वो हमें देखते ही भून देंगे। लेकिन हम दो एक साथ इतने गन मैनों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। देवराज चौहान ने कहते हुए रिवॉल्वर पर से साइलेंसर हटाया और चैम्बर खोलकर जेब से एक गोली निकाली और खाली हुए खाने में डाल दी। चैम्बर का एक खाना खाली था। वो गोली रास्ते में मिलने वाले गनमैन पर खर्च कर चुका था। कैसे संभालोगे? भीतर चलकर मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर तैयार की। आओ। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। पास पहुंचकर झिर्री में से पहले की तरह भीतर झांका। भीतर के हालातों में कोई फर्क नहीं आया था। ब्रूटा सुइयों वाली रिवॉल्वर का इस्तेमाल मलानी पर कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इशारा किया, फिर दरवाजा खोलते हुए तूफान की भांति भीतर प्रवेश हुए और फुर्ती के साथ गन मैनों को निशाना बनाने लगे। कुछ पलों के लिए कोई भी कुछ नहीं समझ पाया। तब तक 5 गनमैन खत्म हो चुके थे। तभी एक की चलाई गोली जगमोहन को गर्म हवा देते निकल गई। मामला समझते ही ब्रूटा ने रिवॉल्वर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला कि तब तक देवराज चौहान अपनी रिवॉल्वर उसकी कमर से लगा चुका था। कोई गोली नहीं चलाएगा, देवराज चौहान एकाएक ऊंचे स्वर में बोला। सब रुक गए। ब्रूटा की कमर से लगी रिवॉल्वर को वो देख चुके थे। जगमोहन बाल बाल बचा था। देवराज चौहान वार्निंग न देता तो एक गनमैन उसका निशाना लेने जा रहा था, जबकि वह खुले में था। अपने आदमियों को समझा दो कि उनके द्वारा हथियार इस्तेमाल किए जाना तुम्हारी मौत की वजह बन सकती है। देवराज चौहान ने कमर में लगी रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाकर खतरनाक स्वर में कहा। कोई? ब्रूटा दांत भींचकर बोला। गोली नहीं चलाएगा। वहां गहरा सन्नाटा छा गया। अनीता गोस्वामी देवराज चौहान को देखकर राहत से भर उठी थी, जबकि जगमोहन को देखकर वैशाली के होठ सिकुड़ गए। वह हैरान थी कि ये लोग भीतर कैसे आ गए। अपने आदमियों से कहो हथियार नीचे रखें और सामने वाली दीवार के पास पहुंचकर हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं और किसी भी कीमत पर पलटने की कोशिश न करें।
देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। ब्रूटा ने यही शब्द अपने आदमियों को दोहराए। उन्होंने वैसा ही किया। कौन हो तुम लोग? भीतर कैसे आ गए? मैं महादेव का दोस्त हूँ और उसके हत्यारे को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ, देवराज चौहान ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। महादेव के हत्यारे तुम हो ब्रूटा? उसे मैंने नहीं मारा। तुम्हारे इशारे पर उसकी जान ली गई है। मेरे इशारे पर तो बहुत कुछ हो जाता है, ब्रूटा सख्त स्वर में बोला। तुम लोग भीतर कैसे आए? उसी दरवाजे से जहां तुम्हारा आदमी खड़ा पहरा दे रहा है। देवराज चौहान की आवाज कड़वी थी। उसने रोका नहीं? रोका था, बाद में रोकने के काबिल नहीं रहा। जब तुम भीतर प्रवेश हुए तो तुम लोगों को कंट्रोल रूम वालों ने देखा होगा। उन्होंने खतरे की बेल। उन्होंने हमें देखा ही नहीं, वो वही देखते रहे जो हम उन्हें दिखा रहे थे। क्या मतलब? मतलब को छोड़ो, अब तुम्हें कुछ भी जानने सुनने की जरूरत नहीं, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा, क्योंकि महादेव की हत्या कराने के जुर्म में तुम्हें मौत मिलने जा रही है। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। मुझे मारकर तुम्हें महादेव तो मिलने वाला नहीं, ब्रूटा ने दांत भींचकर कहा, लेकिन मुझे जिंदा छोड़कर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। 50 करोड़ डॉलर देने का इरादा है क्या? ब्रूटा चौंका। तुम्हें कैसे मालूम 50 करोड़ के बारे में? जो यहाँ तक पहुँच सकता है वो 10 बातें और भी जान सकता है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने ब्रूटा की जेब से रिवॉल्वर निकाली और फेंक दी। उन 50 करोड़ को तो तुम गवा ही चुके हो। कौन हो तुम? महादेव का दोस्त। कोई आम इंसान मेरे तक नहीं पहुंच सकता, वीडियो कैमरे से बचकर यहाँ तक नहीं आ सकता, मेरे गिरेबान को नहीं पकड़ सकता, मेरे से इस तरह बातें नहीं कर सकता, ब्रूटा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मैं आम इंसान ही हूँ, देवराज चौहान ने ठोस स्वर में कहा। क्या नाम है तुम्हारा? देवराज चौहान। पीठ किए ब्रूटा फौरन घूम गया। देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख अब ब्रूटा के पेट की तरफ हो गया था। कौन देवराज चौहान? ब्रूटा के माथे पर बल नजर आने लगे। देवराज चौहान। देवराज चौहान के होठ पिचे हुए थे। तुम कहीं वो डकैती मास्टर देवराज चौहान तो नहीं जो? मैं वही हूँ। ब्रूटा के चेहरे से कई रंग आकर गुजर गए। वहां मौजूद दूसरे लोग भी चौंके। ब्रूटा की निगाह तुरंत जगमोहन पर गई। यह जगमोहन है? हाँ। ब्रूटा ने फौरन खुद को संभाला और मुस्कुरा पड़ा। इसका मतलब जब जहाज लंगर डाले खड़ा था तो तुम ही भीतर आए थे, ब्रूटा बोला। हाँ, तुम ही होंगे। मैं जानता हूँ, बहुत सुन रखा है कि तुम्हारे लिए कि तुम हर सुरक्षा चक्र को भेद कर भीतर घुस सकते हो। कमाल के आदमी हो तुम, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे मुलाकात होगी। गुणी आदमी से मिलकर मुझे खुशी होती है और तुम्हें सामने पाकर वास्तव में खुशी हो रही है। देवराज चौहान होठ भींचे ब्रूटा को देखे जा रहा था। ब्रूटा के चेहरे पर मुस्कान थी। अब जान लेने वाली बात छोड़ो। मुझे नहीं मालूम था कि महादेव तुम्हारा साथी था, दोस्त था। अगर ऐसी कोई हवा भी मुझे होती तो मैं किसी भी हाल में महादेव की जान नहीं लेता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपया दूंगा। तुम्हारी और मेरी यह मुलाकात हम दोनों को याद रहेगी। दोस्ती क्या होती है यह तुम अब देखोगे। कह चुके? देवराज चौहान का स्वर ठोस था। अभी कहाँ कहा? बैठेंगे, ढेरों बातें। जगमोहन, देवराज चौहान बोला, लेकिन उसकी निगाह ब्रूटा पर थी। मलानी के बंधन खोलो। जगमोहन फौरन मलानी की तरफ बढ़ा। यह क्या कर रहे हो देवराज चौहान? तुम खामोश रहो। देवराज चौहान के दांत पिच गए। ब्रूटा का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे, ब्रूटा ने कहना चाहा। तुम जुबान बंद रखो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। पास पहुंचकर जगमोहन ने मलानी के बंधन खोले। मलानी के चेहरे पर जिंदगी की रौनक आ गई थी। कंधों में धसी सुइयां शरीर को पीड़ा पहुंचा रही थी। मलानी जल्दी से खड़ा हुआ और धसी सुइयों को खींच खींच कर बाहर निकालने लगा। जगमोहन ने इस काम में उसकी मदद की। मेरी जान बचाने का शुक्रिया, मलानी ने कहा। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही खतरनाक स्वर वहां गूंजा। कोई अपनी जगह से ना हिले। जगमोहन मलानी के चेहरे के पास वैसे ही खड़ा रहा। आवाज पीछे दरवाजे की तरफ से आई थी। कौन है यह? जगमोहन ने पीछे देखे बिना मलानी से पूछा।
ब्रूटा के गनमैन हैं, जबरदस्त निशानेबाज। मलानी धीमी स्वर में होठ भींचकर बोला। इस बार दूसरी आवाज गूंजी। तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। जगमोहन ने हाथ में दबी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर चुपचाप मलानी को थमाई और बाहें ऊपर करते हुए घूम गया। मलानी ने फौरन रिवॉल्वर पर हाथ रखकर दोनों हाथ आगे इस तरह रख लिए जैसे हाथ बांधकर खड़ा हो। दोनों हाथों के बीच दबी रिवॉल्वर को देख पाना आसान नहीं था। इसके साथ ही दीवार की तरफ मुंह करके खड़े गनमैन फौरन अपनी जगह से हिले और अपने अपने हथियार उठाकर पोजीशन ले ली। सेकंडों में हालातों ने पलटा खा लिया था। ब्रूटा मुस्कुराया, फिर हंसा, जहरीली हंसी। अब देवराज चौहान, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तूने ही मना कर दिया। शायद यह सोचकर मना कर दिया कि अब तुम्हारी ही चलेगी, लेकिन समंदर में मौसम को बदलते देर नहीं लगती। यह तो तुम्हारे सामने ही है। लाओ, अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दो। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर की नाल ब्रूटा के पेट से लगा दी। कोई फायदा नहीं, तुम्हारा यार जगमोहन मारा जाएगा। देवराज चौहान ने हर तरफ का जायजा लिया। जो गनमैन दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे, अब वो भी दोबारा हथियार पकड़ चुके थे। दरवाजे की तरफ निगाह घूमी, जहां ब्रूटा के खास गनमैन गनों के साथ सतर्क खड़े थे। वास्तव में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसके दम पर बचा जा सके। उसकी पहली हरकत सबसे पहले जगमोहन की जान लेगी, क्योंकि वो खुले में खड़ा था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर ब्रूटा को थमा दी। रिवॉल्वर थामते ही ब्रूटा ठाका लगाकर हंस पड़ा। आ गया मजा। तूने क्या सोचा था, बच जाएगा? ब्रूटा रिवॉल्वर थामे मलानी की तरफ बढ़ा। आज तो गेम्स हॉल में बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। आनंद आएगा खेल का। सारी रात जमकर खेल होगा। तगड़ा खेल होगा, जबरदस्त खेल होगा। पास पहुंचकर रिवॉल्वर की लान मलानी के पेट से लगा दी और कहर भरे स्वर में बोला, मारूं? मलानी कठोर निगाहों से ब्रूटा को देखता रहा। साला, घूरता है मुझे। ब्रूटा ठहाका लगाकर पलटा, फिर देवराज चौहान को देखा। तेरे को मारना मेरे प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन क्या करूं, मजबूर कर दिया है तूने। अब तो तू मरेगा ही मरेगा। इन तीनों को बांध दो कुर्सियों पर, हौले हौले प्यार से मारूंगा। देवराज चौहान दांत भींचे ब्रूटा को देखे जा रहा था। वह जान पर खेलकर कुछ कर जाना चाहता था, परंतु उससे जगमोहन की जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी दरवाजे के पास खड़ा गनमैन गन सीधी करते हुए मलानी की तरफ बढ़ा। खबरदार, हिलना नहीं। मलानी खड़ा खड़ा सतर्क सा हो गया। गनमैन ने पास पहुंचते ही मलानी की छाती पर गन रख दी। तेरे हाथों में रिवॉल्वर दबी है, अपने हाथों को अलग कर रिवॉल्वर नीचे गिरा दे। गनमैन गुर्राया। मलानी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने गन नीचे गिरा दी। गनमैन ने ठोकर मारकर रिवॉल्वर को पीछे किया और छाती पर गन का दबाव बढ़ाकर मलानी को कुर्सी पर बिठाया। फिर वहां फैले गनमैनों को देखकर बोला, बांधो इसे। दो गनमैन तुरंत आगे बढ़े और मलानी को बांधने लगे। मलानी को जो बचने की आशा नजर आई थी, वो सब खत्म हो गई थी और फिर देवराज चौहान और जगमोहन को भी कुर्सियों पर बांधा जाने लगा। ब्रूटा ने मुंह बनाकर मलानी को देखा। बच गया मैं, ब्रूटा ने कहा। तू तो गोली मार देता मुझे। बच गया मैं। 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। सोहन लाल को वीसीआर की कैसेट बदलते। इस वक्त उसने 5वीं कैसेट वीसीआर पर लगा रखी थी। अब तक देवराज चौहान और जगमोहन को आ जाना चाहिए था, परंतु वह नहीं लौटे थे। उन दोनों में से किसी ने आकर कोई खबर भी नहीं दी थी। सोहन लाल ने घड़ी देखी। रात के 2:30 बजने जा रहे थे। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई और सोच भरे ढंग से टीवी स्क्रीन पर आने वाले दृश्यों को देखने लगा। उसे लगा वह अब यूं ही कैसेट बदल रहा है। यह सब तो इसलिए किया गया था कि देवराज चौहान और जगमोहन भीतर प्रवेश कर सके और किसी को खबर ना हो। और बीते 2-2.5 घंटों में भीतर वालों को आसानी से इस बात का एहसास हो गया होगा कि वो भीतर आ चुके हैं और कईयों से उनकी मुलाकात भी हो चुकी होगी। ऐसे में ये कैसेट चलाकर उन्हें धोखा देने वाली बात खत्म हो चुकी थी। हो सकता है वे लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हों कि कहाँ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उनका कैमरा काम नहीं कर रहा। और इस बात की पूरी संभावना है कि देवराज चौहान और जगमोहन कहीं फंस गए हों या फिर 50 करोड़ के डॉलरों को समेटकर बाहर लाने में दिक्कत हो रही हो।
आखिरकार फैसला करके सोहनलाल उठ खड़ा हुआ। यही सोचा था उसने कि वह भीतर जाएगा, ब्रूटा के प्राइवेट हिस्से में। अब तक तो भीतर जो होना था वह तो हो चुका होगा। सोहनलाल ने औजारों वाली बेल्ट कमर से बांधी, औजारों वाला छोटा सा बैग गले में लटकाया। उसके बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि ठिठक गया। बेड के नीचे से कराहने की आवाज आई थी। सोहनलाल ने नीचे झुककर देखा, वो गनमैन होश में आ रहा था। सोहनलाल ने जूते की ठोकर उसकी कनपट्टी पर मारी तो वह पूरी तरह बेहोश हो गया। सोहनलाल केबिन से बाहर निकला, दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ाई और ऊपर से ताला लगाकर आगे बढ़ गया। गैलरी खाली थी। वो घूमकर दूसरी गैलरी में आया, जिसके आखिर में ब्रूटा के प्राइवेट हिस्से में प्रवेश करने के लिए दरवाजा था। इस वक्त वहां कोई गनमैन नहीं था। पास पहुंचकर सोहनलाल ने दरवाजा खोलना चाहा, वो बंद था। उसने 2-3 बार धकेल कर महसूस किया कि दरवाजा लॉक नहीं है, भीतर से सिटकनी लगा रखी है। सोहनलाल के लिए परेशानी खड़ी हो गई कि भीतर कैसे प्रवेश करे। दरवाजे के अलावा भीतर प्रवेश करने का कोई और रास्ता था भी तो वो किसी रास्ते से वाकिफ नहीं था। कोई और रास्ता ना पाकर सोहनलाल ने दरवाजा थपथपाया। 2 मिनट तक बार बार थपथपाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भीतर से नहीं खोला गया। अब क्या करे, कैसे भीतर प्रवेश करे? सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई और कश लिया। बहुत सोच विचार के साथ वो इस नतीजे पर पहुंचा कि कहीं से तोड़ फोड़ कर ही रास्ता बनाना होगा, या फर्श को तोड़ना होगा या दीवार को, तभी भीतर प्रवेश कर सकेगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त उसके दिमाग में एक ही बात थी कि उसे भीतर जाना है। फर्श को तोड़ना लगभग नामुमकिन बात थी। जहाज का फर्श था, लेकिन किसी दीवार को तोड़ना, काट पाना आसान था। जैसे कि उसने दीवार में छेद करके कैमरे की तार को ढूंढ निकाला था। लेकिन कहाँ की दीवार तोड़े? ऐसा करते हुए कोई भी देख सकता था। तोड़ फोड़ का शोर सुनकर कोई भी आ सकता था, शक में पड़ सकता था। परंतु इस खतरे को उठाए बिना काम भी नहीं चल सकता था। सोहनलाल को जहाज के नक्शे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि कहां से वो भीतर जाने को रास्ता बनाए। आखिरकार उसने यही फैसला किया कि अपने केबिन के पीछे वाली दीवार में से ही रास्ता बनाकर भीतर प्रवेश किया जाए। सोहनलाल वापस अपने केबिन में पहुंचा। औजारों वाला बैग और कमर में बांध रखी बेल्ट खोलकर एक तरफ रखी, फिर अपने हिसाब से वो दीवार को देखने लगा। सारी जगह चेक की, फिर बैग में से ऐसे औजार निकाले जिनसे कम आवाज हो और लकड़ी की दीवार को जल्दी से जल्दी काटा जा सके। 1 घंटे की मेहनत के पश्चात सोहनलाल ने 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा और 6 इंच गहरा खाना दीवार में बनाया। हर तरफ लकड़ियों के छोटे छोटे पीस बिखरे पड़े थे। इस काम में आवाज ना के बराबर ही उभरी थी। रात के वक्त जो आवाज भी तेज ही थी, लेकिन किसी तरह का कोई खतरा सामने न आया। कोई केबिन का दरवाजा थपथपाने नहीं आया, यानी कि सब ठीक रहा था। इस सारे काम के दौरान सोहनलाल सिर से पांव तक पसीने से भर उठा था। वो जो बेड के नीचे बेहोश पड़ा था, जब वो होश में आने को हुआ तो सोहनलाल ने उसे पुनः बेहोश कर दिया था। गोली वाली 2 सिगरेट पीने के पश्चात तीसरी सुलगाकर होठों में फंसाई और पुनः दीवार में रास्ता बनाने के काम में लग गया। इस बार 1.25 घंटा ही लगा। दीवार कुल 12 इंच मोटी थी। बाकी की 6 इंच काटने में 45 मिनट ही लगे और 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा चौकोर रास्ता नजर आने लगा और स्पष्ट नजर आ रही थी वो गैलरी, जो दरवाजा पार करने के पश्चात थी। सोहनलाल की आंखें चमक उठी। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली, हिल चुके साइलेंसर को सेट किया, फिर उस जगह के भीतर सिर डालकर गैलरी में देखा। वहां तेज रोशनी फैली हुई थी और वो खाली थी। सोहनलाल ने सिर वापस किया और कमर में औजारों वाली बेल्ट बांधी, गले में औजारों वाला छोटा बैग लटकाया, फिर रिवॉल्वर संभाले तैयार हुई जगह की तरफ घूमा कि ठिठक जाना पड़ा। जो बेहोश पड़ा था उसके होठों से चूं चूं की आवाज निकली थी। सोहनलाल ने उसकी कनपट्टी पर जूते की हल्की सी ठोकर मारी तो वह फिर बेहोश हो गया। उसके बाद रिवॉल्वर थामे बने रास्ते में से अपने जिस्म को निकाला। जो दूसरे ही पल वो गैलरी में था। दूसरे ही पल वो आगे बढ़ गया। पहले तो यह देखना था कि देवराज चौहान और जगमोहन कहाँ है। गैलरी पार करके
वो ड्राइंग रूम में पहुंचा, जो कि बिल्कुल खाली था। वह देवराज चौहान के साथ इस हिस्से में आ चुका था, इसलिए यहाँ के रास्तों से वह अच्छी तरह वाकिफ था। हॉल पार करके वो बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। उसे चेक किया, बंद नहीं था। सोहन लाल ने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश करके देखा। वो बिल्कुल खाली था। बेड पर बिछी चादर की हालत बता रही थी कि लेटना तो दूर, बेड पर कोई बैठा भी नहीं है। सोहन लाल ने सोच भरे ढंग में सिगरेट सुलगाई, 2 कश लिए। यही सोचते हुए बाहर निकला कि देवराज चौहान और जगमोहन कहीं आसपास ही होंगे। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही ठिठका। कंधे पर गन लटकाए एक आदमी भीतरी तरफ से आ रहा था। उस पर निगाह पड़ते ही वो हैरानी से भर उठा। दूसरे ही पल गन कंधे से उतरकर हाथ में आ गई। कौन हो तुम? उसने सख्त सतर्क स्वर में कहा। सोहन लाल पल भर के लिए तो सकपकाया, फिर तेज स्वर में कह उठा, जानता नहीं तू मेरे को? क्यों? गनमैन का स्वर कठोर हो गया। तेरे को जानना जरूरी है क्या? तमीज से बात कर, मैं ब्रूटा का जीजा हूँ। जीजा? जीजा जी बोल। ब्रूटा की बहन मेरे साथ ब्याही है। तू शादी में गन लेकर नहीं खड़ा था क्या? सोहन लाल ने यह बात इतने विश्वास के साथ कही कि वो उलझन में नजर आया। जवाब क्यों नहीं देता? मैं शादी में नहीं था, कहीं और ड्यूटी होगी मेरी। उसके होठों से निकला। उल्लू का पट्ठा, सलाम मार मेरे को। उसने फौरन गन नीचे करके सलाम मारा। ब्रूटा कहाँ है? उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। सोहन लाल हक भरे स्वर में कह उठा। साहब की बहन जहाज पर? हाँ गधे, हम भी जहाज पर हैं। जल्दी कर, मुझे ब्रूटा के पास ले चल। वह कुछ समझा या नहीं समझा, लेकिन सिर हिलाने लगा। मुंह से नहीं फूटेगा, कहाँ है ब्रूटा? या वो तो गेम्स हॉल में है। कहने के साथ उसने सोहन लाल के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को देखा। यह रिवॉल्वर आपने हाथ में क्यों पकड़ रखी है? यहाँ तो कोई खतरा? बेवकूफ, शादी में आया होता तो यह सवाल न करता। जब फेरे हो रहे थे मैंने तब भी रिवॉल्वर पकड़ रखी थी। सब जानते हैं कि एक हाथ से खाना खाता हूँ तो दूसरे हाथ में रिवॉल्वर होती है। फालतू के सवाल मत कर। ब्रूटा के पास चल। आइए। करीब 5 मिनट चलने और वहां की कई जगहों से गुजरने के बाद सोहन लाल को लिए गनमैन एक दरवाजे के सामने ठिठका और उसने सोहन लाल को देखा। क्या है? सोहन लाल ने उसे घूरा। गनमैन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। आप तो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। गनमैन उलझे स्वर में कह उठा। ब्रूटा का जीजा हूँ, हजारों बार आया हूँ। आगे बोल। तो आपको मालूम होगा कि यह दरवाजा कहाँ का है। सोहन लाल ने दरवाजे पर निगाह मारी, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। तू सवाल जवाब बहुत करता है। ब्रूटा ने तेरे को सिर पर चढ़ा रखा है क्या? सोहन लाल सख्त स्वर में बोला। गनमैन के होठ सिकुड़े। मैंने तो आपसे सिर्फ यही पूछा था कि यह दरवाजा कहाँ का है। क्यों पूछा? सोहन लाल ने पहले वाले लहजे में कहा। आप पर विश्वास करके आपको भी यहाँ तक ले आया, जबकि आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। आपने कहा आप ब्रूटा साहब के जीजा हैं। मैंने मान लिया। अब अपनी तसल्ली के लिए आपसे यह बात पूछी है कि कहीं मैं किसी गलत आदमी को तो यहाँ नहीं ले आया। गनमैन ने शांत स्वर में कहा। गलत आदमी? हैं? ब्रूटा के जीजा को? यानी कि तू मुझे गलत आदमी समझता है? सोहन लाल जैसे हत्थे से उखड़ पड़ा और समझ भी रहा था कि मामला बिगड़ने जा रहा है। वहां चल, तेरे को बताता हूँ। वहां? गनमैन उलझन में पड़ा। चल तो सही। सोहन लाल गनमैन को उस दरवाजे से 15 कदम दूर ले गया। अब सुन जो मैं बोलता हूँ। जी। ब्रूटा का मैं कुछ नहीं लगता। उस साले का तो मैंने पहले कभी थोबड़ा भी नहीं देखा। क्या? गनमैन चौंका। अगले ही पल फुर्ती से उसने गन सीधी करनी चाहिए। तब तक सोहन लाल के हाथ में दबी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से बेआवाज गोली निकलकर उसके पेट में प्रवेश कर चुकी थी। गन उसके हाथ से निकल गई। दोनों हाथों से पेट थामे वो नीचे गिर गया। सोहन लाल उसे होठ भींचे देखने लगा। लग रहा था कि जैसे अभी उसकी जान नहीं निकलेगी। सोहन लाल ने रिवॉल्वर की नाल उसके सिर से लगाई और दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। गनमैन के सिर की धज्जियां उड़ गई। सोहन लाल ने अपनी रिवॉल्वर कपड़ों में छिपाई, नीचे झुककर उसकी गन उठाई और पलटकर उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। और वो दरवाजा गेम्स हॉल का ही था।
ब्रूटा पागल हुआ पड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और पागलपन के भाव से भरा पड़ा था। आंखों में लाली भरी स्पष्ट चमक रही थी। सुबह के 4 बजने जा रहे थे और वो देवराज चौहान, जगमोहन और मलानी को पिन वाली रिवॉल्वर से यातना देने पर उतारू था। उन तीनों के जिस्मों में जाने कितनी पिन धसी पड़ी थी। उनके जिस्म दर्द का सागर बन रहे थे। दर्द की ऐसी लहरें बार बार उठ रही थी कि जिस्म सूखे पत्ते की भांति कांप उठता था। दहशत में भरी अनीता गोस्वामी यह सब देख रही थी। कुर्सी पर बंधी होने के कारण वह उठने की स्थिति में नहीं थी और रहम के लिए चिल्ला चिल्ला कर थक हार गई थी। वैशाली दिल पर पत्थर रखे सब देख रही थी। वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बस में कुछ नहीं था, क्योंकि ब्रूटा के 2 खास खतरनाक गनमैन वहां मौजूद थे। बाकी गनमैनों को ब्रूटा ने अपने कैबिनों में भेज दिया था और मजे से मौत का खेल खेलने में व्यस्त था। यानी कि वहां ब्रूटा और सिर्फ उसके दोनों गनमैन थे। बाकी देवराज चौहान, जगमोहन, वैशाली और अनीता गोस्वामी थी। दोनों गनमैन गनों के साथ सतर्क, बिल्कुल सतर्क खड़े थे। सोहन लाल ने जब जरा सा दरवाजा खोलकर भीतर झांका तो तब ब्रूटा ठहाका लगा रहा था। भीतर का सारा नजारा देखने समझने के बाद सोहन लाल सिर से पांव तक गुस्से की आग में जल उठा। बहुत हो गया, ब्रूटा ठहाका रोकते हुए बोला। ये होता है मौत का खेल। धीरे धीरे मारो और बंदा मरे भी नहीं। तुम तीनों के जिस्म में 200 सुइयां धसी पड़ी हैं। बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन अब मुझे मजा आना बंद हो गया है। इस खेल से मैं बोर हो गया हूँ। कहने के साथ ही उसने हाथ में पकड़ी सुइयां फेंकने वाली रिवॉल्वर फेंक कर वैशाली को देखा। कितना वक्त हो गया? सुबह के 4 बजने वाले हैं। वैशाली मुस्कुराई। थकान होने लगी है ये खेल खेल कर। ब्रूटा ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत बड़ा काम करके हटा हो। चिंता मत करो डार्लिंग, मेरे होते हुए थकान का क्या काम? वैशाली हंसी। इस काम से निपटो, उसके बाद तो तुम्हारी थकान ऐसे उतारूंगी कि लंच से पहले बेड से नहीं उठोगे। ब्रूटा मुस्कुराया। फिर उसने कुर्सी पर बंधे तीनों को देखा। एक ही खेल को बार बार नहीं खेलना चाहिए। ब्रूटा टहलते हुए कहने लगा। अब मुझे ही देखो, बोरियत होने लगी है मुझे इन सब बातों से। देवराज चौहान और जगमोहन, अब तुम दोनों अपने दोस्त महादेव के पास पहुंचने जा रहे हो। बेकार में तुम दोनों ने जान गंवाने की जिद कर ली। बाजी पलटने से पहले मेरी बात मान लेते तो इस वक्त हम दोस्तों की तरह बैठे। तुम्हारे कान खराब है, जगमोहन कह उठा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया था। हमने तुम्हारी दोस्ती कबूल कर ली थी। बल्कि मैंने तो तुम्हें अपनी गोद में बैठने को भी कह दिया था। अच्छा? ब्रूटा के होठों से व्यंग भरा स्वर निकला। अब मेरी बात तेरे को ही सुनाई नहीं दी तो क्या करूं? जगमोहन जल्दी से कह उठा। मैंने तो सोचा था कि हम लोग जैसलमेर घूमने चलेंगे। देखा है तुमने जैसलमेर? क्या बढ़िया जगह है। सिंगापुर भूल जाओगे। वहां पर इतना बढ़िया कुतुब मीनार बना है कि दिल्ली का कुतुब मीनार भूल जाओगे। ब्रूटा के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। कुतुब मीनार जैसलमेर में? ब्रूटा ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, इसका मतलब तुमने नहीं देखा। तुम वहां रविवार को नहीं पहुंचे होंगे। खूब, बातों में मजा आ रहा है। रविवार को जैसलमेर में क्या होता है? सोम से लेकर शनि तक कुतुब मीनार जमीन में धंसा रहता है। रविवार को दिन का उजाला शुरू होते ही वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और सूर्य निकलने तक पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और सूर्य डूबते ही वो वापस धंसना शुरू हो जाता है। फिर अंधेरा होने तक वो पूरा जमीन में धंस जाता है। उसके बाद फिर अगले रविवार को निकलता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।